नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल iOS प्रिंट में। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। आपको पता है कि यूकेपीएससी ने जो एआरओ का एग्ज़ाम बताया है कि 17 दिसंबर को होने वाला है, तो उसी सापेक्ष में 2016 का पेपर आपके सामने है और आपको 2016 का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम पेपर आने वाला है आपके पास वो कैसा पेपर आएगा। तो आपको उसके लिए तैयारी कैसी करनी है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा प्रीवियस ईयर का 2016 का जो हमारे यहाँ पास पेपर है उसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। इसमें एक तो जो ये पेपर इसमें सॉल्व करा रखा है, इसमें पूरे अच्छे से आपको क्लियरली उसके बारे में जानकारी भी दी है सॉल्व कराते हुए। तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताने वाली हूँ। जो जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी जो एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या एआरओ से रिलेटेड एग्ज़ाम जिसने भी भरा है वो अपनी तैयारी के साथ जुट जाइए और मेरे साथ भी जुड़ जाइए और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं हम कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। संगम क्या था तो आपको पता होना चाहिए संगम क्या था। तो संगम की बात करते हैं। संगम क्या था तो संगम जो है वो तभी जो तमिल कवि थे उनका संघ या मंडल था। उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं संगम। ठीक है। संगम का तात्पर्य ही यह है कि कवियों की यहाँ पे क्या होती थी, गोष्ठी होती थी और इनके द्वारा रचित साहित्य को हम क्या कहते थे, संगम साहित्य कहते थे। आगे अगर इसमें बात की जाए कि इन संघों या परिषदों का आयोजन कैसे होता था, इनके संरक्षण कौन से, क्या क्या संरक्षक कौन थे, अध्यक्ष कौन रहे, स्थल कौन से थे, तो इनकी इस टाइम पे 3 संगम हुए थे। ठीक है। तो पहले संगम की बात करेंगे हम, पहला संगम कब हुआ था। तो आगे चलते हैं, इसमें नोट में पढ़ लेते हैं। इसके नोट में है, ये है नोट। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है कि जो पहला संगम है वो हुआ था अगस्त ऋषि उसमें अध्यक्ष थे, हुआ था मदुरा में और संरक्षक रहे हैं पांड्य शासक। नेक्स्ट है जो द्वितीय संगम हुआ वो हुआ हमारा कपाटपुरम में, अलेव में। इसमें संरक्षक थे पांड्य शासक और संस्थापक थे तोलकापियर, संस्थापक अध्यक्ष अगस्त ऋषि। ठीक है। और तीसरा हुआ उत्तरी मदुरै में। तो इसमें जो हमारे संरक्षक रहे हैं वो हमारे पांड्य शासक रहे हैं और अध्यक्ष की बात करते हैं तो नकीरर रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मौर्य से संबंधित है। तो चलते हैं कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। इसका आंसर आप सभी देंगे। तो सिल्क मार्ग की बात करते हैं। सबसे पहले आपके आगे ऑप्शन है किसने किया था, कनिष्क ने किया या अशोक ने किया, हर्षवर्धन जी ने किया या पायन ने किया। तो ये बात चल रही है कौन से वंश की। इसमें जो है हमारे कुषाण वंश के शासक हैं हमारे कौन, कनिष्क। कनिष्क ने जो क्या किया है कि सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। इनके साम्राज्य की बात करते हैं तो इनका साम्राज्य गंगा, सिंधु तथा ऑक्सस की घाटियों तक विस्तृत था। इनकी 2 राजधानी थी। पहली राजधानी इनकी पुरुषपुर थी, पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी इनकी रही मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी और सिल्क मार्ग पर अधिकार होने से कुषाण साम्राज्य जो है बहुत अधिक आय प्राप्त करता था और मध्य एशिया से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग जो चीन की रोमन साम्राज्य है वो पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था। तो उसे क्या कहा जाता था, जो उसे जोड़ता था, जो व्यापारिक मार्ग है जो चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ता था उसे ही हम सिल्क मार्ग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इन पर किसका अधिकार था, तो कुषाणों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खजुराहो। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, किसने बनवाया था। तो खजुराहो मंदिर की बात करते हैं तो हमारे चंदेल शासकों द्वारा ये बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 900 से
1130 के मध्य इसका स्थापना करवाई गई थी। और आगे बात करते हैं कि इस मंदिर का जो शैली है वो कैसी है। तो इसकी जो शैली है वो स्थापत्य शैली है। कहाँ पर है खजुराहो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। और जिले की बात करेंगे तो छतरपुर जिले में है। और अगर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो ये शैव, वैष्णव और हमारा जैन, तीनों से ये संबंधित है। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त लक्ष्मण है और विश्वनाथ मातंगेश्वर है, दुल्हा देव है। तो ये सारे मंदिर भी यहाँ पर अवस्थित हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। देखो एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा पेपर एग्जाम में उठ सकता है। तो आप सभी अच्छे से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो किसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो हमारे जो फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्होंने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, इसलिए इसका अनुवाद किया गया था। अनुवाद एक विभाग की भी इनके द्वारा स्थापना करवाई गई थी। और अगर बात करें, फिरोज ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से कुछ लूटे गए कम से कम 1300 ग्रंथों में से कुछ का तो एजुद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवा दिया था, मतलब उसमें चेंजेस करवा दिए थे। और उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद भी कराया था। और बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो राज्य के जो खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, क्या हज की, आपने सुना होगा हज के बारे में। तो जो हज की व्यवस्था जो करने वाला पहला शासक है वो कौन है? वो पहला भारतीय शासक था जो कि फिरोज तुगलक है, जो कि किसके खर्च में? राज्य के खर्च में। ठीक है, उसने बहुत सारे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कल्याणकारी कार्य किए। जैसे उसने रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था और एक दानशाला भी खोली थी जिसे दीवान ए खैरात कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवान ए खैरात। और एक उसने अस्पताल खोला था जिसका नाम था, जिसे हम खैराती अस्पताल भी कहते हैं, दारुल सफा नाम से। दारुल सफा नाम से उसने क्या करा था? एक अस्पताल खोला था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण कौन सी थी? स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? इलाही थी, शहंशाह थी, जलाली थी या असरफी थी? तो अगर हम बात करते हैं अकबर के टाइम की, अकबर के काल की सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा की बात कर रहे हैं तो शहंशाह थी। और जो अकबर है वो एक सुव्यवस्थित शासक था और इसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई थी। कब? 1577 ईस्वी में एक शाही टकसाल बनवाई, जिसका प्रधान किसे रखा? ख्वाजा अब्दुल सम्मद जी को, जो अब्दुल सम्मद है उसे नियुक्त किया। अबुल फजल कहते हैं कि मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने के लिए 4 टकसाल थी। और अकबर ने बहुत बेहतरीन काम किया था। उन्होंने प्रारंभ में ही मोहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया था। कैसा? मोहर नामक सोने का सिक्का चलाया, और जो मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का भी था। और आईने अकबरी, जो आईने अकबरी है उसके अनुसार जो एक मोहर होती थी, एक मोहर किसके बराबर होती थी? 9 रुपए के बराबर होती थी, जो कि अकबर द्वारा चलाई गई थी। सबसे बड़ा सोने का सिक्का मैंने आपको बता ही दिया है, शहंशाह था। ये पता है कितने तोले का होता था? तो
ये होता था 101 तोले का, और इसे लोग उस टाइम पे लेन देन में यूज करते थे। और इलाही भी अकबर द्वारा चलाया गया था, जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था। इलाही 10 रुपए के। अकबर ने एक चांदी का सिक्का, जो चांदी का सिक्का है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है जलाली। और चांदी का सिक्के की बात मैं कर रही हूँ तो वो कैसा होगा, चौकोर या वर्गाकार होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, उसे हम क्या कहेंगे, जलाली। तो ये किसके द्वारा, ये भी अकबर के द्वारा। तो एक बार दोबारा से कर लेते हैं बात। शहंशाह वाला मैंने आपको बताया था अभी। जो जो शहंशाह है वो सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा है। इलाही की बात करी थी तो ये भी सोने का सिक्का ही है, ये सोने का है। और जलाली भी जलाली चांदी का है, ठीक है। और ये चलाया किसने था, ये चलाए थे अकबर ने। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। ऑप्शन है मूकनायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वालिटी जनता। तो इसमें से जो निकाली निकाली नहीं थी वो है बहिष्कृत समाज। और 3 है जो मूकनायक है, बहिष्कृत भारत है, इक्वालिटी जनता है, ये B.R. अम्बेडकर द्वारा निकाली गई थी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की। तो ये आपको पता होना चाहिए कब दी थी। तो बात करते हैं कि 30 जून 1948 को हमें पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। अगर बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे, क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जो हैं वो कब, अंग्रेज हमारे जो अंग्रेज हैं वो जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़कर चले जाएंगे। ये हमें घोषणा की गई थी उस टाइम पर, ठीक है। और एटली ने वेविल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय उस टाइम पे नियुक्त कर दिया था। और 22 मार्च की बात है, 22 मार्च 1947 में भारत आकर शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए यहाँ पे पहले स्टार्ट हो गई थी। तो घोषणा की बात करते हैं तो कब हुई थी, 30 जून 1948 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री हो वो सारी पढ़ लेना। तो महात्मा गांधी का क्वेश्चन क्या है, उनके आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमें क्रम में लगाना है महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन हुए थे। चलो क्रम में लगाया जाए। सबसे पहला आंदोलन हुआ था चंपारण आंदोलन, ये हुआ था 1917 में। अहमदाबाद आंदोलन ये हुआ था 1918 में, ठीक है। फिर खेड़ा हुआ था, खेड़ा इसके बाद ही हुआ है 22 मार्च 1918, तो मार्च 1918 में। फिर हुआ है असहयोग, असहयोग हुआ है 1920 में। तो क्रम तो यही सही है, 1917 1918 1918 1920, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। चलो आगे चलते हैं। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है, पूछा जाता है। तो इसका आश्रम का नाम क्या है, सत्याग्रह आश्रम था। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया था, साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो 25 मई 1915 में जो अहमदाबाद के कोचरन क्षेत्र में एक आश्रम की इन्होंने स्थापना की। वहां पे क्या होता था कि आर्थिक गतिविधियों की संचालन की दृष्टि से यहाँ पर 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया। और इस आश्रम का वास्तविक नाम क्या था, तो सत्याग्रह आश्रम इसका नाम वास्तविक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी, कैसी थी? अलगाववादी थी या राष्ट्रवादी थी या चरमपंथी या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी? तो मैं इसकी बात करती हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना जी की बात कर रहे हैं। तो जो इनकी स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में भूमिका थी वो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। तो इन्होंने बात करें 1906 से 1920 के मध्य की, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो इनका स्वतंत्र संघर्ष में राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष इनकी भूमिका रही है। जिन्ना जी एक ऐसे नेता थे, एक प्रमुख नेता रहे हैं, पाकिस्तान के निर्माता भी इन्हें कहा गया है। अगर इनके जन्म की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जिन्ना जी के बारे में जान लेते हैं, तो जिन्ना जी का जन्म होता है 1876 ईस्वी में कराची में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की और 1896 में भारत लौटे तथा मुंबई में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। प्रारंभ में कांग्रेस से ये जुड़ गए तथा उदारवादी विचारधारा प्रभावित हुए। 1909 की बात करती हूं मैं। 1909 में इन्होंने क्या किया, 1909 में साम्राज्यवादी व्यवस्थापिका परिषद में बंबई में मुस्लिम प्रतिनिधि से चुने गए। 1913 की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम लीग से जुड़ गए। 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह हुआ था। इन्होंने वहां पे साम्राज्यवादी व्यवस्था परिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये यहाँ पे भी शायद लिखा है, तो यहाँ पे देख लीजिए। 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में शामिल हुए थे, त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने यहाँ पर। 1906 ईस्वी में जिन्ना ने मुस्लिमों के पृथक प्रतिनिधित्व का भी विरोध किया। 1914 1914 की बात करते हैं तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधित्व हुआ था, प्रतिनिधि के रूप में ये इंग्लैंड गए और 1916 में इन्होंने क्या किया था कि लखनऊ अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इतना मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी देनी चाहिए थी वो आपको मिल चुकी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? आपके आगे ऑप्शन है, फर्स्ट है जमींदार, सेकंड है पूर्व राजा, फिर है उद्योगपति या नील उत्पादक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पूर्व राजा, प्रिवी पर्स। अब राज भत्ता जो निजी कोष की बात करते हैं, देखो यहाँ पे इसके नोट में चलते हैं, तो राज भत्ता और निजी कोष प्रिवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज्य परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिवी पर्स कहा जाता है। भारतवर्ष में जो राज भत्ता देने की परियोजना स्टार्ट की गई थी वो 1950 में की गई थी, जो कि लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। बात करते हैं इंग्लैंड, जापान और अन्य यूरोपीय देश की, तो जहां केवल एक राजवंश या राज परिवार होता था, वहां पे क्या है कि विपरीत भारत में कुल 565 राजवंश होते थे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इनकी बात करें कि पूर्व राजाओं के यहाँ पे राजवंश थे जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत मतलब अर्थात भारत अधिराज्य की बात करेंगे, इसमें रियासतें होती थी, रियासतों की संधि द्वारा भारतीय संघ में पहले शामिल इन्हें किया गया था और बाद में अपने राज्य को भारत गणराज्य में संपूर्ण विलीन कर आधुनिक भारत में स्थापित किया गया था। इतना समझ में आ गया होगा। अगर इंपॉर्टेंट लाइन में चलते हैं, अलोकतांत्रिक भत्ते को 26वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान इसे पूर्णता कर दिया गया, समाप्त। तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिक निर्गम के बारे में। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं। ये ऑप्शन है, फर्स्ट है एम.के. गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है दादा भाई नेहरू, डी है आर.सी. दत्त। तो आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू।
ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी 1878 में एक प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है भारत में गरीबी या अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है जिसमें आर्थिक विकास का ये सिद्धांत के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 बार तो आ ही गया है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक। एम के गांधी की बात हो रही है, ऑप्शन आपके आगे हैं। फर्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंदी स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, लास्ट है की टू द हेल्थ। तो कौन सा इसका आंसर होगा? तो आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? हिंद स्वराज। अब देखो इसकी व्याख्या पढ़ें तो महात्मा गांधी द्वारा पहले लिखी गई जो पुस्तक है वो हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में ये गुजराती भाषा में लिखी गई। क्वेश्चन दूसरा ये बनता है कि हिंद स्वराज कौन सी भाषा में लिखी गई, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। और भी इनकी बुक्स हैं, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन में संपादक के तौर पर इन्होंने काम किया था। और इन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से बहस संवादों के जरिए विचारों को किताब में भी लिखा था। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। और इनकी लिखी गई किताबें हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी आदि किताब भी इन्होंने लिखी है। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे भौतिक संरचना, अपवाद तंत्र, मानव भूगोल से संबंधित। तो अभी इसे करते हैं। दारमा एवं व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रे की हम बात करते हैं तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो हमारे यहाँ है, ऑप्शन हमारे पास है, तो सिनला दर्रा है। सिनला दर्रा की बात करते हैं तो जो दारमा है, उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को सिलना दर्रा जोड़ता है। यह दर्रा जो है हिमालयन दर्रे से संबंधित है। किस दर्रे से संबंधित है? तो हिमालयन दर्रे से संबंधित है। इसकी हाइट की बात करते हैं, हाइट है इसकी 5495 मीटर। इसमें बहुत सारे वन देखने के लिए मिलते हैं, शानदार झरने देखने के मिलते हैं, धाराएं मिलती हैं। तो बहुत सारी अल्पाइन घास के मैदान से घिरा है। घाटी का निर्माण दारमा नदी से ही होता है। इसे हम धौली गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो इतना आपको समझ में आया कि दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलती हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान कहाँ है? खतलिंग का उद्गम स्थान, तो खतलिंग का उद्गम स्थान है भिलंगना नदी। ठीक है, तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थान खतलिंग हिमनद है। और केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है खतलिंग हिमनद। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमनद जोगिन, स्फटिक, प्रेस्वार, वार्त, कौहर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो खतलिंग है वो रुद्रप्रयाग, भिलंगना है रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है और इसी स्थल से ये निकलती है। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश की बात हो रही है। तो मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करती है, किसे करती है? तो जो हमारे मुख्य सीमा भ्रंश की बात करते हैं तो मुख्य सीमा भ्रंश जो है वो अलग करती है महान हिमालय एवं लघु हिमालय को, पृथक करती है। और इसमें जो हिमालय है पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों, नंबर 1 हो गया हमारा महान हिमालय, नंबर दूसरा हो गया हमारा कौन सा? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। तीसरा कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया, ये शिवालिक से मिलकर बनी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप किया करती, लगभग
2400 किलोमीटर की लंबाई में ये फैली है। ठीक है, तो एमसीटी को समझ में आ गया, महान हिमालय व लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। अब म्यांमार की बात करते हैं। इंडिया का मैप ये है, ऐसे करके है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके, ये ऐसे करके हमारा है इंडिया। तो इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि म्यांमार, अब म्यांमार की बात करते हैं, यहाँ पे म्यांमार है, तो कौन कौन से राज्यों, जो भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाना है। तो पहला है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हमारा नागालैंड, फिर है हमारा कौन सा है, मणिपुर, फिर है हमारा मिजोरम। तो ये 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इतना आपको समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पर्वत, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित कौन सा नहीं है, कामेट, दूनागिरी, बंदरपुश, नंगा पर्वत। अगर हम बात करें किसकी, नंगा पर्वत की, ये है कौन से क्षेत्र में आता है, ये कश्मीर के पीओके क्षेत्र में आता है। ये लिखा है नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को ही कातिल चोटी भी कहा जाता है। तो 3 हो गए, कामेर, दूनागिरी और बंदरबुश, ये है यूके के। इतना क्लियर हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, ऑप्शन है गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, दूसरा है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये भी ठीक है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ये भी ठीक है। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इसका नोट में चलते हैं। नोट में है कि गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे लंबी नदी है, ये तो आप सभी को पता होगा। जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी तंत्र अफवाह का उदाहरण है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। सभी विकल्प सही हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। तो गंगा है, या सरहिंद नहर है, या इंदिरा गांधी नहर है, या आगरा नहर है। तो ये बात चल रही है राजस्थान की। तो राजस्थान में जो भूमि क्षरण के लिए इंदिरा गांधी नदी जो है वो क्या है, इंदिरा गांधी नहर उत्तरदायी है। व्यास नदी पर पौंग बांध बनाया गया है। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित करता है। इतना आपको समझ में आया इंदिरा गांधी नहर के बारे में। राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए इंदिरा गांधी नहर उत्तरदायी है। अब खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडारण है। तो ये पूछा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर बात करते हैं विश्व के देशों में क्रमशः गिनी बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से गिनी का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। उसके बाद वियतनाम है, ब्राजील है, और वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। इन मतलब वियतनाम का प्रथम, ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय और ब्राजील का तृतीय स्थान है। ठीक है, तो सॉरी, इसमें मैंने एक चीज गलत बता दी है। इसमें गिनी का प्रथम स्थान है, वियतनाम का दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा, ब्राजील का चौथा स्थान है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन परिवहन से रिलेटेड है और इसमें चलते हैं। भारत में निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल पर मापा जाता है? समुद्र तल मापा, औसत समुद्र तल कहाँ पे मापा जाता है? तो चेन्नई में मापा जाता है। चेन्नई की बात करते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो ये वाला है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मुंबई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, मुंबई को। और कोचीन या कोच्चि ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं, ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? अब ये पूछा गया है वन क्षेत्र ना किस का सर्वाधिक है, तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इस तीनों में देखा जाए तो हमारा जो एमपी है उसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है। इसमें देश के 23.26% भाग पर वन है। अगर हम ISFR 2015 के आंकड़े देखें, 2021 में 21.71 है वन का क्षेत्रफल। वृक्ष आच्छादन है 2.91 और वृक्ष सहित संपूर्ण वन का क्षेत्रफल है 24.62। राज्य में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन क्षेत्र हैं वो है एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम पूछा जाए तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों में से देश राजधानी कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की है ब्राजीलिया, ट्यूनिशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जियर्स, मोरक्को की है रबात। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रबात। मराकेश जो है वो मोरक्को का चौथा बड़ा नगर है। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो हजारों झीलों का देश कहा गया है हमारे फिनलैंड को। कहाँ पर है ये? उत्तरी यूरोप में स्थित है। एक कैसा देश है? ये उत्तरी यूरोप में है। ये एक नार्डिक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में किससे मिलेगी? स्वीडन से, पूर्व में रूस से, उत्तर में नॉर्वे के साथ मिलती है। देखो यहाँ लिखा है। झीलों की अधिकता के कारण फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है। मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है जो सागर तल से भी 1300 फीट नीची है। तो हजार झीलों का देश क्या हो गया? फिनलैंड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो बताओ। भूमध्य रेखा को 2 बार, तो भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है वो है जायरे नदी। जायरे, जायरे नदी को क्या कहते हैं? कांगो नदी भी कहा जाता है। और कहाँ ये जो जायरे है ये कहाँ बहती है? ये अफ्रीका की नदी है। कम से कम ये 4700 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अपने मार्ग में कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। और विश्व की समस्त नदियों में अमेजन के बाद दूसरी सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी भी कांगो है। तो दूसरी जल प्रवाह वाली नदी सर्वाधिक। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफोलो क्लोरोफोल फ्लोरोकार्बन है,
इसमें ये कैसा है, ये रंगहीन व गंधहीन होता है और सरलता से द्रव में चेंज भी हो जाता है। ओजोन परत ह्रास के लिए मुख्य रूप से जो ये उत्तरदायी गैस है और इसी में हमारे जो संरक्षण दिवस में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में। कब मनाया गया? तो 16 सितंबर। कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन में। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? जो अम्ल वर्षा होती है, जो एसिड रेन है, उसके लिए बताना है कौन उत्तरदायी है। तो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें क्या है कि जो वातावरण प्रदूषक है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं या प्रकृति में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, उसके फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और मेघ का जल मतलब बारिश का जल के साथ क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया होगी जो कि बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और ये बन के ये वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप दे रखे हैं, जलवायु प्रदेश दे रखा है, बताना है कहाँ पर है। तो जो मेगाथर्म की बात करें, ये कहाँ है? ये कहाँ पे होंगे? ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है। मेसोथर्म की बात करते हैं तो ये ठंडी वाली जगह में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होंगे। माइक्रोथर्म की बात करते हैं तो माइक्रोथर्म कहाँ होगा? माइक्रोथर्म भूमध्य रेखीय प्रदेश में होंगे। हैकीस्थर्म की बात करेंगे तो ये है टुंड्रा प्रदेश में। दोबारा से पढ़ लेते हैं। मेगाथर्म, थर्म, मेगा की बात हो रही है तो उष्ण कटिबंधीय, मेसो की हो रही है, स लग गया शीतोष्ण, माइक्रोथर्म माइक्रो तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, हैकी हैकी स्थर्म ये टुंड्रा प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पशुचारण के लिए ऑप्शन है ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला। तो कौन है? तो हमारा अर्जेंटीना है। ये मवेशियों को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, अर्जेंटीना के पंपास तथा विश्व के अन्य प्रेरी स्टेपी क्षेत्रों में खुले में पालने का यहाँ प्रचलन है। तो विश्व प्रसिद्ध कौन सा हो गया? हमारा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो यह है प्राकृतिक गैस से। बात करते हैं, इसके नोट में चलते हैं। तुर्कमेनिस्तान के गैस समृद्ध क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक गैस पहुंचाने के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत TAPI पाइपलाइन परियोजना की संरचना की गई। इसका निर्माण एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किया गया। दिसंबर 2015 की मैं बात करती हूँ तो यहाँ बहु अरब डॉलर परियोजना प्रारंभ हुई और इस योजना में 33 अरब घन मीटर सालाना गैस अफगानिस्तान के हेरात और कंधार शहरों से होते हुए पाकिस्तान से होकर भारत में सीमांत नगर फाजिल्का पंजाब तक पहुंचेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर प्राकृतिक गैस है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित देशों में भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो किसकी है? ये है हमारे बांग्लादेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4096.7 किलोमीटर ये लंबी है। अब सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करते हैं, वो है हमारे अफगानिस्तान की जो कि 106 किलोमीटर है। और अगर भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की बात करती हूँ तो आपको पता है कौन कौन से हैं। पहला है पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और लास्ट है श्रीलंका। ठीक है, तो इतना आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है मिजोरम की। मिजोरम। और मिजोरम की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 91.3%। गोवा की 88.7%। हिमाचल प्रदेश 82.8%। एंड त्रिपुरा की बात करते हैं तो 87.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो अगर हम बात करते हैं 2015 के आकलन के अनुसार, तो इसमें जो जनसंख्या है वो होगी 8.5 अरब। ये एक अनुमान है। अगर 2050 की बात करें तो 9.7 अरब। और वर्तमान में जो वैश्विक जनसंख्या की बात करें तो 11.8 प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 की क्या रही है? तो इसकी जो थीम है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम में भी सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। विश्व जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। तभी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो पलायन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल किया था किसने? जेलिंस्की ने। और बात करें क्लार्क की, तो क्लार्क ने क्या किया था? उन्होंने जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की 5वीं अवस्था की परिकल्पना की थी। तो आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है? सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो है केरल में। तो केरल की बात कर लेते हैं। इनका लिंगानुपात देखते हैं, तो इनका लिंगानुपात है 1084 केरल का। और केरल के बाद है तमिलनाडु का, ये लिखा है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991। तो पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। वर्तमान में देश का लिंगानुपात कितना है? 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का। पूछा जाता है। संविधान की बात करते हैं। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? तो अगर हम आर्टिकल फर्स्ट में चलते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध है, मतलब राज्यों का एक समूह। इसमें क्या क्या बताया है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में, राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में और राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट हो जाएं, उनके बारे में जानकारी दी है। तो राज्यों का एक समूह होगा, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता अनुच्छेद की बात करते हैं, नागरिकता। तो वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ, दूसरे में है। आर्टिकल 5 टू 11 है, ठीक है। और अगर हम इसके भाग की बात करें कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन जो हमारे करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति अगर ये बोलें कि भारत का राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति पद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 52 में है। और संविधान के जो अनुच्छेद 80 है उसके तहत राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 80 भी ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन लोग होते हैं, इसमें ऐसे लोग होंगे जो मनोनयन के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में कैसे होंगे, अनुभवी होंगे या विशेषज्ञ होंगे, उसके उन लोगों को चयनित किया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं। राज्य के, केंद्र के, दोनों के या कोई नहीं। बताइए। जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं तो ये है केंद्र को मिलेगी ये पावर। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्ति राज्य को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया, कब किया गया था। तो ये किया गया था 1968 में। किसने किया था, ये किया था एमएल सिंघवी द्वारा। और पहला जन लोकपाल बिल 1968 में शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया था। पेश इन्होंने किया था, प्रयोग एमएल सिंघवी ने किया था, ठीक है। इसके नोट में चलते हैं। ये है लोकपाल बिल यानी ओम्समैन संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में हुई, स्वीडन में हुई थी। भारत में 2013 में लोकपाल कानून पास किया गया तथा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष को प्रथम लोकपाल बिल 1968 में प्रस्तुत किया गया। और सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। तो वो क्या है जो संसदीय सरकार, तो अगर बात करें कि किस सिद्धांत में कार्य करती है तो वो विधायिका व कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध के बीच में कार्य करती है। और भारतीय संविधान में जो अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में शून्यकाल कब होता है? तो दोपहर 12 बजे होता है। प्रश्नकाल की तरह संसदीय प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनौपचारिक है, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले उठा सकता है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और इसे सदन के नियमित कार्य के कार्यवृत्त के साथ किया जाता है। जो भारत की संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, जो 1 घंटे का होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, कहाँ विधान परिषद नहीं है? यूपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? तो कहाँ पर नहीं है? ये हमारे उत्तराखंड में नहीं है। अगर आर्टिकल 169 की बात करते हैं, 169 में हमारे विधान परिषद है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में 6 राज्य, एक हो गया आंध्रा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, इन सब में विधान परिषद है 6 राज्यों में, ये याद रखना। और अतः उत्तराखंड राज्य में क्या है, नहीं है। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था किसके द्वारा? यूएसए अमेरिका के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और ये अमेरिका के संविधान से भी लिया गया है। भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती ने प्रारंभ की थी, ये भी ध्यान रखना। जनहित याचिका किसने प्रारंभ की? पीएन भगवती ने प्रारंभ की। ये याचिकाएं जनहित लोकहित भावना से कार्य करती है, जिनका लक्ष्य कैसा होता है? जनहित प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा था, याद होगा, ईओ के एग्जाम में भी पूछा गया था शायद। तो कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ये ध्यान रखना। तो 48 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है 5वें, 42वें, और कौन सा है 90, 44वें। तो ये हमारा किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ये कब? 1976 में। इसमें कुल प्रावधान कितने हैं? 59 प्रावधान थे। और क्या चीजें हैं इसमें? इस संविधान संशोधन में जो 42वां है, इसमें क्या है, जो शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर कहाँ डाल दिए गए? समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। 50 क्वेश्चन, राज्य निर्माण बताना है, कौन सा सम्मिलित है? तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा, हरियाणा जो है कब बना था? 1 नवंबर 1966 में बना था। मिजोरम की बात करते हैं, ये बना था 20 फरवरी 1987 में, मिजोरम। तेलंगाना, तेलंगाना बना था 2 जून 2 जून 2014 में। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो हरियाणा की डेट सही है। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966, मिजोरम बना 20 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000, और तेलंगाना बना कब? 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जवाबदेही सुनिश्चित करना,
प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना या उपयुक्त सही सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। वित्तीय वर्ष कब मनाते हैं हमारे यहाँ? तो वित्तीय वर्ष मनाते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें पूरे विगत का लेखा जोखा होता है। और वित्तीय वर्ष कौन से उसमें है, कौन से आर्टिकल में है? तो 112 के अंतर्गत फरवरी के अगले वित्त वर्ष के अनुमानित खर्चे और उसमें जो आमदनी होती है उसका ब्यौरा होता है उसमें। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। प्रश्नकाल के समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में जो है वो है सुमन बेरी। ठीक है, तो ये 2015 के हिसाब से है, वैसे हमारे यहाँ सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में हुई थी। जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम, ये भी प्रश्न में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो दाल कहाँ होती है? दाल सर्वाधिक होती है एमपी में। कितने परसेंट है? 21%, 21.87%। उसके बाद है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 18%। फिर है राजस्थान में 14%। दलहन उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ये यहाँ पे नोट में लिखा है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर कुरियन 1973 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की इन्होंने स्थापना की 1973 में। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है। और वर्तमान में जो भारत है वो प्रथम स्थान में है दुग्ध उत्पादन में। आगे चलते हैं। वैट लगता है, वैट कब लगता है? सीधे किस में लगता है या? तो वैट लगता है, ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता पर, उत्पादन के पहले चरण पर, उत्पादन एवं विक्रय के सभी चरणों पर, उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो किसमें लगता है? उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों में। वैट, वैट का मतलब क्या है? वैट है मूल्यवर्धित कर। वैट कैसा कर है ये भी पूछा गया था एक बार, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो इनडायरेक्ट कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। 1918 में जर्मन उद्योगपति डॉक्टर विल्हेम वॉन सीमेंस ने इसे प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? तो कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। और बिक्री कर व सीमा शुल्क जो है वो केंद्रीय कर है। कृषि है राज्य का विषय कर, जबकि स्थानीय मेलों पर कर भारत में पंचायतों द्वारा ही संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें व्यापार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे चलते हैं। सुपर 301 क्या है? तो ये किसकी किस में है, या कौन सा कानून है, या कौन सा कंप्यूटर है, या कौन सा कीटनाशक है? तो आंसर आप देंगे। तो ये एक अमेरिकी व्यापार कानून है जो कि अपने उच्च आयातों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करता है। आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है?
बताओ। तो ये है ऊर्जा से संबंधित। किससे संबंधित? ऊर्जा से संबंधित। तो ऊष्मा की बात करते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिसमें निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा बाह्य कार्य में। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। इसका फॉर्मूला U प्लस W। ये क्या है? ये है आंतरिक ऊर्जा और ये है हमारी बाह्य कार्य। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ये करेगा ऊष्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसिक की बात करेंगे। पारसिक किसका मात्रक है? तो पारसिक जो है हमारे दूरी का मात्रक है। दूरी, पारसिक दूरी की जो खगोलीय इकाई है यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। समय का मात्रक सेकंड, ऊर्जा का जूल, ताप का सेल्सियस। आगे चलते हैं। किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जाता है? तो ये इसका आंसर है CO2 के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसी गैस है जो कि पेट्रोल जनित आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है। ये एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। वायुमंडल में यह गैस 0.04% तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? तो कौन सा? इथाइलिन। हाइड्रोकार्बन है, इसका अणु सूत्र है C2H4। ये भी एक रंगहीन है, ज्वलनशील गैस है, ये फलों को जल्दी पका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के पौधों के बीजों में होता है, क्या होता है? तो इनके पौधों में हमारा तेल पाया जाता है। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? हेलियन हेलियंस एम्स। इस पौधे के जो फूल की पंखुड़ियां हैं वो किस कलर की होती है? तो पीले रंग की होती है। बीच में भूरे पीत या नीलोहित या किसी वर्ण संकर पौधे में काला चक्र रहता है। चक्र में काले बीज होते हैं और बीज से ही उत्कृष्ट कोटि का खाद्य तेल प्राप्त होता है। तो 63 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मानव चिकित्सा के क्वेश्चन आ गए हैं। आनुवांशिकी में से कौन सा प्रभावी होता है? तो इसमें अधिक रक्तस्राव प्रभावित होता है। ये एक आनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है। इस रोग में रोगी को चोट लगने पर रक्त का स्राव काफी समय तक होता रहता है, मतलब जो ब्लड है वो आता रहेगा। इस कारण रक्त में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स की कमी के कारण यहाँ थक्का नहीं जमता। और क्या होता है? और रुधिर बहता है। इस रोग का वहन जो होता है वो स्त्रियां करती हैं और यह प्राय पुरुषों में प्रकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है, कौन सी है? तो इंटरफिरान है। ये कैंसर के लिए इलाज के लिए औषधि है। एक प्रकार का ये प्रोटीन है। इसका प्रयोग गुर्दे व रक्त कैंसर में उपचार के लिए किया जाता है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो मनुष्य के फेफड़े की बात हो रही है। तो इसमें जो भाग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे 5 भाग। और छाती में दो फुफ्फुस छाती में दो फेफड़े होते हैं, दो फुफ्फुस होते हैं।
अजीब सा है ये थोड़ा। दायां और बायां। दाएं फेफड़े बाएं से 1 इंच छोटा होता है, ये आपको पता होगा। और दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसत भार 23 औंस और बाएं का 19 औंस। ठीक है, दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट। तो दाएं का कितना बताया मैंने आपको, 23 औंस। और इसका कितना बताया मैंने आपको, 19 औंस। ठीक है। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं, इनके भीतर क्या होता है, सूक्ष्म अनंत कोष्ठ होता है। और इसमें क्या होती है, हवा भरी होती है। मनुष्य के फेफड़ों में 5 खंड, 3 जो होते हैं वो होते हैं दाई साइड और 2 होते हैं बाई साइड। तो ये हो गए टोटल मिला के 5। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा तोता। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है सीटाक्यूला क्रैमरी। ये देखो यहाँ पे लिखा है सीटाक्यूला क्रैमरी। ये कई टाइप के रंग के होते हैं, इसका कलर अलग अलग होता है। और सीटेसिफॉर्मिस गण के ये सीडी कुल का है और ये गर्म देश का निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, तो कौन करता है, तो ये करता है एंटीबॉडी। मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का कार्य कौन करेगा, एंटीबॉडी करेगा। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। रक्त प्लाज्मा जो है उसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी, 2 महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 69 क्वेश्चन में 69 किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है, तो H1N1। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है विषाणु द्वारा। विभिन्न सूकर इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में से किसी एक के द्वारा फैलाया गया संक्रमण है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सुअरों के संपर्क में रहता है उन्हें इस फ्लू के संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। यदि एक संक्रमित सुअर का मांस ठीक से पकाया जाए तो इसके सेवन से संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है, तो कार्बन है। कार्बन प्रोटीन एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ होता है जिसका गठन किसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस की उपस्थिति होती है और ये जीव द्रव के मुख्य अवयव हैं जो शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। रासायनिक गठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर के क्वेश्चन में। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था। ठीक है। और जो ये है इसमें डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं भी कर सकता था। 1834 में एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी और ये काम अंक गणितीय जो गणनाएं होती हैं वो कार्य ये करती थी। तो हमारे 71 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आगे चलते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन नॉन वोलेटाइल
स्मृति का उदाहरण है। तो कौन है? रोम। रोम वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। तो रोम एक नॉन वोलेटाइल का उदाहरण है। इसमें जो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप होती है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड पर कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है, और एक नॉन वोलेटाइल जो कि प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर इसमें किया जाता है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पूछी जाती है। रीड ओनली मेमोरी। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है? मोडेम है। मोडेम। जो मोडेम है इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। ये देखो यहाँ पे लिखी है। ये क्या करती है? ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ती है। मॉडर्न कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो भी डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में ये चेंज कर देती है, जिसे टेलीफोन लाइन पर भेजा भी जाता है। दूसरी तरफ जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग डेटा होता है या डाटा होता है, उसे मॉडेम डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर के यूज में वो लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत तेजी से होती है, और ये बहुत सारी ज्यादा मेमोरी रखने की क्षमता रखता है। सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वो उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समानांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है, और इसकी जो स्पीड की गणना होती है वो फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड में। और अगर हम विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय की बात करते हैं, वो जाता है कि क्रे रिसर्च कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कभी कभी इससे रिलेटेड इसका संक्षिप्त रूप भी पूछा जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कंप्यूटर का जो यूज है उसमें डिजिटल डाटा को व्यवस्थित करने, उसमें कोई चेंजेस करने हैं या कोई अपडेट करना है, शेयर करना है या मिटाना है या न्यू डेटा स्टोर करना है, उसके लिए ये कार्य करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कौन से नंबर का है? 75, 76 में चलते हैं। जो पेंटियम शब्द है उसका संबंध किससे है? तो पेंटियम शब्द का संबंध है माइक्रो प्रोसेसर से। ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और इसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। सीपीयू की तरह ये काम करेगा, और इसमें दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां हैं जैसे इंटेल हो गई और एएमडी है। इंटेल कंपनी के प्रोसेसर अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जहां भी आपने सुने होंगे इंटेल का नाम बहुत ज्यादा चलता भी है। इंटेल, ये प्रत्येक कंपनी प्रोसेसर की तकनीक और उसकी क्षमता के अनुसार उन्हें अलग अलग कोड नाम भी दिए हैं। जैसे इंटेल कंपनी के प्रमुख प्रोसेसर हैं पेंटियम फर्स्ट, पेंटियम सेकेंड, पेंटियम थर्ड, पेंटियम फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है और जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो इसका आंसर है कंप्रेशन।
ठीक है, तो कंप्रेशन एक छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट स्थानांतरण तीव्र एवं सुलभ होता है। एएलयू, एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये है, ये एक सीपीयू का पार्ट है और डाटा प्रोसेसिंग का ये वास्तविक कार्य एएलयू द्वारा ही होता है और जो भी सभी प्रकार की जो भी गणितीय तार्किक कार्यवाही होती है वो यही करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, तो इसमें माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो, वीडीयू, तो इसका आंसर है वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये है आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन में। कंप्यूटर की पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ये हुआ था दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। अगर कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो आपने देखा होगा कि जो हमारा डीडीटी डीडीटी है, इसका उपयोग अब कम किया जाने लगा है। डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था जो कि मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग होता था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। खेतों में इसकी क्या हो गई, खेतों में इसकी भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए और ये प्रदूषक मिट्टी में मिलकर वनस्पति एवं फसलों को भी प्रभावित करता था। मनुष्य भी इससे प्रभावित होते थे, जंतु भी इससे प्रभावित होने लगे थे, इसलिए इसका यूज कम करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर का हृदय, हार्ट ऑफ द सिटी किसे कहते हैं? तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को, जिले को हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं। केंद्रीय स्थल सिद्धांत को वाल्टर क्रिस्टालर ने प्रस्तुत किया था, ये देखो ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का, परितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था टॉसले के द्वारा, ये लिखा है। टॉसले ने कब किया? 1935 में किया था। उसके अनुसार किसी भी स्थान के जीव समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीब वातावरण या पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जो वो समुदाय के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारंपरिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता क्या है? संपूर्ण प्रजाति, जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग है पारिस्थितिकी। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका के जो वनस्पति शास्त्र है वाल्टर जी रोसेन ने इसका प्रयोग किया था, वाल्टर जी रोसेन ने। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। लाखों गुफा, अब आ गए उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, अब तो आप जल्दी जल्दी टिक मार सकते हैं। लाखों गुफा कहाँ है? लाखों गुफा है हमारी अल्मोड़ा में। एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1963 में और ये है बाड़े छीना के पास दल बैंड पर स्थित है। इसमें मानव और पशुओं के चित्र बताए गए हैं और विभिन्न पशु पक्षी के भित्ति चित्र प्राप्त हैं और मानव आकृति में अकेले नृत्य करते हुए भी इसमें दिखाया गया है। तो लाखों गुफा अल्मोड़ा।
कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या है? कत्यूरियों की दरबारी भाषा जो है वो क्या है? हमारी संस्कृत है। और लोक गाथाओं के अनुसार कार्तिकेयपुर राजाओं के पश्चात कुमाऊं में कत्यूरियों का शासन स्थापित हुआ। आगे चलते हैं। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। इसमें क्या होता है टिहरी प्रजामंडल में, जो 1939 की बात है, कि जो श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और जिसमें जन जागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। देव सुमन इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे थे। आंदोलन की परिस्थिति में भाप कर राजा मानवेंद्र सिंह ने, जो राजा थे उस टाइम पे 1949 में, इन्होंने विलीनी पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ? तो ये उस टाइम पे क्या हुआ कि टिहरी संयुक्त प्रांत को एक जिला बना दिया गया। ठीक है, तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। पर्वतपदीय नगर नहीं है। पर्वतपदीय नगर कौन सा नहीं है? तो रुद्रपुर नहीं है, ये उधम सिंह नगर जिले में है। और पर्वतीय पदीय नगर ये तीनों हैं, टनकपुर, कोटद्वार और हरिद्वार। कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा हमारा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर है? ये है लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो लक्सर नहीं है। उत्तराखंड राज्य के जो देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की हो गया, काशीपुर हो गया, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लाल कुआं, हल्द्वानी, टनकपुर, काठगोदाम आदि राज्य के प्रमुख रेल स्टेशन हैं। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है, वो काठगोदाम वाला है। इसके नोट में भी दे रखा है, ये देखो यहाँ लिखा है। छोटी रेल लाइन का रेलवे स्टेशन टनकपुर है। देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे स्टेशन का सबसे आखिरी स्टेशन है। और अंतिम बिंदु कौन सा है? देहरादून है, तो ये तो है नहीं। नंदौर दून किस जनपद पर आता है? नंदौर, नंदौर आता है उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में। दिसंबर 2012 में इसे क्या वनस्पति संरक्षण के लिए बनाया गया था? वन्य जीव विहार का इसमें गठन हो गया था। ये है 270 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे बाघ है, लंगूर हैं, भालू हैं, ये सारे पाए जाते हैं। 92 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 92 नंबर का है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? उत्तरकाशी के ऐतिहासिक नाम की बात कर रहे हैं तो इसका नाम है बाड़ाहाट। और ये है ऐतिहासिक नगर, इसका अर्थ है बड़ा बाजार। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम भी बदला गया है। उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर बाड़ाहाट नगर पालिका कर दिया गया। आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था गोरखा काल में। और गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था, ये तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मृका के रूप में जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा ब्रह्म तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान में कहाँ है? ऋषिकेश में है। ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को क्या कहा गया? कुब्जा अमृत कहा जाने लगा।
94 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 94 तो हो गया, 95 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अगर इसकी बात करते हैं पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की, तो ये लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। और ये जो यहाँ से 2 ताम्रपत्र अभिलेख जो कि कत्यूरी वंश के सम्राट ललितसुर की प्रस्तुति से भी हमें प्रस्तुति में भी लिखे गए हैं। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? किस में नहीं गाया जाता है? तो छोलिया में नहीं गाया जाता है। क्यों नहीं गाया जाता है? तो ये एक युद्ध नृत्य है। और अगर हम बात करते हैं छोलिया नृत्य की, तो ये कुमाऊं क्षेत्र का एक नृत्य है जो कि एक युद्ध नृत्य है। शादी, धार्मिक आयोजन में कोई भी प्रोग्राम है उसमें उल्लास में ढाल व तलवार के साथ ये किया जाता है। ये किसकी तरह है? तो ये गढ़वाल में सरो और पौड़ा नृत्य की तरह है। यह नागरजान, नरसिंह और पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है महामृत्युंजय मंदिर, कटारमल मंदिर, गुजरदेव मंदिर या कचेरी मंदिर। तो इसका आंसर है गुजरदेव मंदिर। द्वाराहाट कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट हमारा है अल्मोड़ा में स्थित, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये है 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे हम क्या कहते हैं? हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं, हिमालय की द्वारिका। कत्यूरी राजा कला प्रेमी थे और धर्मनिष्ठ भी थे। तो इन्होंने 30 मंदिरों एवं 365 बावड़ियों का भी निर्माण करवाया था। और अगर हम बात करें कि जो भी ये मंदिर हैं, इनके समूह को एक अन्य नाम गुर्जर देव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंदिर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 नंबर में, कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी करती है? तो थारू करती है। थारू कहाँ पर रहती है? थारू की बात करते हैं, उत्तराखंड की दूसरी और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ा जनजातीय ये समूह है। लिखो, उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा, कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये रहती है उधम सिंह नगर में, यूएस नगर लिख दो, उधम सिंह नगर में ये निवास करती है। अगर हम इसके नोट की बात करते हैं, नोट में चलते हैं, तो देखो क्या लिखा है। उधम सिंह नगर के जो 141 गांव हैं, 141 गांव में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है थारू। थारू क्या है कि उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और हिंदू धर्म को ये मानता है। पछावन, काली, भूमिसेन, राकत, कलवा आदि देवी देवताओं की पूजा होती है। थारू के अलावा बुक्सा जनजाति के लोग भी भूमिसेन देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन में, कि उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पे कहाँ पे की गई है? तो ये की जा रही है अल्मोड़ा में। अब पीतल नगरी की बात करते हैं, अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं, कि यहाँ की जो शिल्पकार जातियाँ हैं पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय से जुड़ी हैं। तो क्या 1 अप्रैल 2008 को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े पर्वतीय जिलों के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 में क्या की गई थी? घोषित की गई थी। लास्ट है हमारा 100 क्वेश्चन में चलते हैं। वैसे तो 150 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन क्लास हो जाएगी लेंथी, इसलिए मैं आपको 100 क्वेश्चन ही इस वाली वीडियो में करवाऊंगी। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? अगर इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देखते हैं तो इसके हिसाब से देहरादून है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ना देखें तो हमारे जो स्वच्छ शहर हैं उसमें अगर बात करूं स्वच्छ शहरों की सूची में मैसूर जो है उसका प्रथम स्थान उन्हें प्राप्त हुआ है। और अगर भारत के संदर्भ में देखें, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, फिर है सूरत, फिर है मुंबई।
स्वच्छ राज्य में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र इसमें शामिल है। ठीक है। और 69वां जो राष्ट्रीय रैंकिंग मिली है, 69वें स्थान उसे मिला है। तो आज की क्लास मेरी यहीं पे पूरी होते हुए, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे मुझे जिससे मैं मोटिवेट हूँ कि मैं आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा पाऊँ, नेक्स्ट क्लासेस भी अच्छी दे पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।